हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दानिश क्लासेस में। हमने पिछले क्लासेस में देखा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस में फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी आज देखेंगे केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 से आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब कि यहाँ पर किस प्रकार की जो युग्म होंगे वो आपस में अभिक्रिया करके सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। हमने अभिक्रियाशीलता के क्रम को पढ़ा है तो देखा कि कॉपर जो है मतलब कि तांबा वो लेस रिएक्टिव होते हैं, कम अभिक्रिया होता है उसमें। इसी वजह से इसका जो आंसर होगा, जो कॉपर अभिक्रिया करेगा लेकिन वो उससे भी कम अभिक्रिया वाले धातु को वहां से विस्थापित करेगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जब भी कोई भी डिकम्पोजर्स जो होते हैं जो अपघटित करते हैं विषाणु जीवाणु, तो उससे कौन अभिक्रिया उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया उत्पन्न होती है जिसमें हीट उत्पन्न होता है, अर्थात जिसमें हीट भी उत्पन्न होगा उसे हम सभी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा उष्माक्षेपी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वहां पर कार्य नहीं होगा। तो दहन मतलब कि किसी चीज को जलने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, श्वसन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, भोजन का पचना में भी ऑक्सीजन का उपयोग है। लेकिन अवक्षेपण, किसी भी अभिक्रिया में जो अवक्षेप यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो ठोस वाले से होते हैं, रिएक्शंस करने के बाद वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं तली में। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवक्षेपण। अगला सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ध्यान रखना है कि ये लगातार आपको केमिस्ट्री में या बायोलॉजी के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा C6H12O6। यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है ये बेंजीन का आपको फॉर्मूला है और ऊपर वाला जो है ये इथेनॉल का है। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक सारे जो भी तत्व हैं उसको बैलेंस करना है। जैसे फर्स्ट वाला हम देखेंगे आप सभी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो इसके ये वाले हिस्से में भी हाइड्रोजन 4 है। तो ये और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये तीनों बैलेंस है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आंसर डी होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव होगा। तो याद रखना है, कभी भी कोई लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार होता है, तो क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से बड़ा होता है। तो ऑप्शन देख के आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफर ऊल या हिंदी में यशद पुष्प। याद रखना है, इसका जो आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप याद करेंगे। जिंक ऑक्साइड को हम लोग यशद पुष्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, मधुमक्खी के डंक में, याद रखना है कभी कभी मधुमक्खी भी लिखा रहता है, कभी कभी चींटी भी लिखा रहता है। तो इन दोनों में जो है एक अम्ल पाई जाती है, वो अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, या उसका आयुपिक नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो याद रखना है, ऑप्शन देख के ही इसको टिक करना है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल, या कभी कभी इसको फॉर्मिक अम्ल भी नाम दिया जाता है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो आंसर होगा CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। हमेशा याद रखना है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें देखना है कि लवण का जो है ऑप्शन नंबर C होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का अर्थ यह है कि ऐसे तत्व जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो उसके जो बाहरी सबसे आखिरी वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि अगर हम बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे हम लोग जब KLMN करते हैं तो जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका जो अल्मोनियम का करेंगे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट में 3 आएगा, इसका जो आएगा 1 आता है। इसी तरह
फॉस्फोरस का संयोजक इलेक्ट्रॉन 5। यहाँ पर सबसे अधिक की बात की गई है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको पी, फॉस्फोरस। अगला सवाल है क्यूप्राइट। याद रखना है अयस्क में जितने भी धातु के अयस्क दिए गए हैं आपकी किताब में, उन सभी के धातु के अयस्क आपको नाम याद रखना है। इसी क्रम में ये सवाल जो पूछा गया है, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो याद रखना है कॉपर का जो अयस्क होता है वो होता है क्यूप्राइट। अगर यहाँ पर जिंक का अयस्क पूछा होता तो इसका आंसर होता जिंक ब्लेड। इसका जो आंसर होता जिंक ब्लेड। अगला सवाल है ऑक्सीजन की संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए आपने क्लास 9 में सीखा होगा, संयोजकता जो निकाली जाती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाली जाती है। यदि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जिसके संयोजी कक्ष आखिरी में 1, 2, 3 ये सभी हों तो उसे हम लोग उतना ही संयोजकता लिखते हैं, लेकिन जिसके संयोजी कक्ष में 5, 6, 7 होते हैं उसे हम लोग 8 से माइनस करके निकालते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता जो है यहाँ पर 2 होगी। हमेशा याद रखना है आपको इसका आंसर। अगला जो सवाल है गंधक की परमाणु संख्या, सल्फर। आपको तत्वों को क्रम से याद करना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इसी क्रम में जो गंधक है वो कितने नंबर पे आता है, जो जितने नंबर पे आएगा वो उसकी परमाणु संख्या होती है। तो इसी इसका जो आंसर होगा 16। सल्फर की जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होती है। अगला सवाल है कि अभिक्रियाशील समूह में CO को कहते हैं। इसका जो है ये आपका जो चैप्टर आया है कार्बन या उसके यौगिक चैप्टर से ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कार्बोनिल समूह। जैसे कि अल्कोहल समूह पूछा होता तो -OH लिखा होता, एल्डिहाइड होता तो CHO। इसी तरह ढेर सारा आपको इसके अभिक्रियाशील समूह के जो सूचक हैं वो आपको याद रखना है। अगला सवाल है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। याद रखना है, ये लगातार आपको बार बार 2-3 साल से लगातार ये क्वेश्चन जरूर पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इसका जो आंसर होगा वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, एथाइन गैस का। अगला सवाल है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो आपको याद होगा कि जो आवर्त सारणी के जो होते हैं वो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे इस तरह के 18 वर्ग होते हैं। तो उसमें वर्ग 14 में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। अगला सवाल है एथाइन। यहाँ पर आइन लग गया है, इसका अर्थ है यह अल्केन या अल्कीन या अल्काइन 3 तरह के होते हैं। अगर अल्केन होता मतलब एथेन होता तो कार्बन कार्बन में 1 बंधन होते हैं, अगर अल्कीन होता तो 2 बंधन होते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्काइन का एक सदस्य दिया गया है जिसका नाम है एथाइन, तो इसलिए इसमें कार्बन कार्बन में 3 बंधन होंगे, इसलिए इसका आंसर जो होगा 3 होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। तो आपको हैलोजन के अभिक्रियाशील का एक क्रम आपको याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे हाईली रिएक्टिव जो तत्व होते हैं हैलोजन ग्रुप में वो आपको फ्लोरीन होते हैं। अगला सवाल है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में जो है वो इस तरह से क्षैतिज रूप में जो आपको जब पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसमें टोटल आपको 7 आवर्त देखने को मिलेंगे। अगर वहां पर वर्ग पूछता तो इसका आंसर 18 होता। अगला सवाल है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है। तो हमेशा आपको संयोजकता निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में 8, क्योंकि इसके पास 19 है तो 2 और 8 10 हो गया। तो उसके बाद अगले कक्ष में भी 8 होगा, तो बचे आपके पास 8, 8, 16, 16 तो 18, तो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन बची जो संयोजी कक्ष में होगी। तो इसी वजह से इसका जो आखिरी में जो संयोजी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है, तो इसका आंसर होगा 1। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर। याद रखना है ये ऊर्ध्वाधर की बात किया, ऊपर से नीचे की बात कर रहा है वर्टिकली, तो स्तंभों की संख्या जो है मतलब कि वर्ग की बात कर रहा है, तो याद रखना है कि इसका वर्ग होता है 18। अगर आवर्त पूछा इससे जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चन पहले वहां पर आवर्त की संख्या पूछी गई तो उसका आंसर 7 था, लेकिन वर्ग जब भी पूछेगा तो इसका आंसर आपको 18 देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो आपको यहाँ पर ए बी सी डी करके दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो नीचे जो ये 9 लिखा हुआ है या यहाँ 12 या 6 या 8, इससे आपको आइडेंटिफाई करनी है कि यह कौन सा तत्व है। 9 पेज परमाणु संख्या वाले जो होते हैं उसे हम लोग फ्लोरीन कहते हैं, ये एक प्रकार का गैस है। यहाँ पर ये जो है 6 जो परमाणु संख्या है इसे हम लोग कार्बन कहते हैं। 12 है ये आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, और ये जो है ये 8 ये ऑक्सीजन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कार्बन और ऑक्सीजन जो ये हैं गैस हैं, लेकिन यहाँ पर धातु की चर्चा की गई, तो इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो वन पर आधारित उद्योग जो है वो सभी होते हैं, कागज भी वनों में उपस्थित अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उससे बनाई जाती है, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, इसलिए इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी होंगे। अगला सवाल है सिंचाई के लिए पौधों
को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो इसका हिंदी हो जाएगा टपकन सिंचाई। मतलब कि छोटे से छिद्र किए जाते हैं, उसमें से बूंद के माध्यम से वो जड़ों तक पानी कम मात्रा में लगातार पहुंचती रहती है। अगला सवाल है आखिरी चैप्टर से केमिस्ट्री के, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो आपको ये याद रखना है, चिपको आंदोलन जो है ये शुरुआत हुई थी 1973 में। तो पिछले क्लास में हमने फिजिक्स में 27 क्वेश्चन देखा और आज हमने 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री में देखा। तो कुल मिलाकर आपको 54 क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं। टोटल आपको 80 में से 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो जिसमें से आप ध्यानपूर्वक आप कम चुनिंदा चैप्टर को ही अच्छे से पढ़कर 40 क्वेश्चन के सही में आंसर लगा सकते हैं। होप आप सभी को समझ में आया हो। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। थैंक यू।